अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.5 करने लगे हैं। इसमें है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। राइट एंगल किसे कहते हैं? जिसमें 90 का एंगल हो। ये एंगल इसका 90 का सीधी लाइन है। तो हमें ये वाली एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाई जिसमें उन्होंने एक्स वाई और जी दिया हुआ है। वाई की वैल्यू 4 दे दी है और एक ए एंगल 30 डिग्री का दे दिया है। बाकी उन्होंने कहा एक्स और जी फाइंड करें। अब आपने देखना है कि आपने साइन कोस टेन वाली रेशियोज़ की हुई हैं। आपने देखना है कि ये 30 डिग्री है। एक तो आपने साइन 30 डिग्री कोस 30 डिग्री या टेन 30 डिग्री आपने लिखना है। पहले नंबर पे तो ये करना है। अब आपने देखना है कि इसमें साइन कोस टेन में से कौन सी रेशियो आएगी। आपने क्या करना है, आपने इसके मुताबिक 30 डिग्री एंगल के मुताबिक ये आपकी बेस हो गई और ये आपका हाइपोटेन्स हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया। अब आपने इसके मुताबिक देखना है कि यहाँ कौन सी रेशो बनेगी। आपने जो 4 एक साइड उन्होंने दी हुई है, आपने इस साइड को इसके साथ या इस साइड को इसके साथ मिला के आपने देखना है कि कौन सी रेशो बन रही है। अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस को मिलाऊँ तो मेरे पास tan थीटा बनता है। थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग तो P/B आएगा। तो अगर मैं tan 30 डिग्री लिखती हूँ यहाँ, tan 30 डिग्री इज़ इक्वल टू P/B यानी कि x/4। तो मेरे पास आ जाएगा x/4। ठीक हो गया। अब 4 इधर जाके 30 के साथ tan 30 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और x अपनी साइड पे रहेगा। हम 4 इधर ले आएंगे, tan 30 की वैल्यू लगाएंगे। tan 30 की वैल्यू हमने कल निकालना सीखी थी और यहाँ x आ जाएगा। कल हमने देखा था कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो यहाँ आप 1/√3 लगा देंगे। तो अब आपके पास x की वैल्यू आई, x इज़ इक्वल टू 4/√3। तो यही आपका x का आंसर निकल आया। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से जैसे आपने x का आंसर निकाला है, z का निकालना है। अब आपने देखना है हाइपोटेन्स और बेस से हमारे पास कौन सी रेशो बनती है। तो क्या करेंगे, सम पीपल हैव, तो करली ब्राउन हेयर B और H बन रहा है। अब आपने क्या करना है, करली यानी कि कोस थीटा वाली लगानी है। कोस 30 डिग्री इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, करली ब्राउन हेयर B/H। B हमारे पास 4 है, 4/H हमारे पास Z है, तो हम Z लिख देंगे। ये आ गया। अब हमारे पास Z इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और कोस 30 की वैल्यू नीचे आके लग जाएगी। Z इधर आके मल्टीप्लाई हुआ और 4/कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक हो गया। अब जो ओवर का ओवर है वो ऊपर चला जाता है, 2 ऊपर चला जाएगा, 8 हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 8/√3। तो Z की हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो यही दोनों आंसर्स हैं। हमें Z और X की ही वैल्यू निकालनी थी जो कि निकल आई। ठीक हो गया। ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उन्होंने यहाँ π/4 लिखा है। तो आपको पता है पाई 180 होता है, 180/4 करोगे तो आपके पास 45 डिग्री आता है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है ये 45 डिग्री का ही उन्होंने पूछा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से y को x के साथ करना है क्योंकि y हमें वैल्यूज़ दी हुई है, x और z की नहीं दी हुई। तो हमें जब भी हम यहाँ इसको हम बेस लिखेंगे और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्स है। तो जब भी हम बेस और परपेंडिकुलर को मिलाते हैं tan की रेशो बनती है हमेशा हमारे पास। तो हम लिख देते हैं यहाँ tan 45 डिग्री इज़ इक्वल टू हमारे पास tan 45 डिग्री इज़ इक्वल टू किसके आएगा, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग P/B आएगा। तो P हमारे पास √3 है और यहाँ x है, यहाँ आ जाएगा √3 और यहाँ आ जाएगा x। तो x इधर चला जाएगा, tan 45 की वैल्यू इधर आ जाएगी, x इधर आ गया √3। tan 45 1 होता है हमारे पास, तो 1 आ गया। तो हमारे पास x का आंसर आ गया √3। ठीक हो गया। x का आंसर √3 आ गया। अब हमने इसी तरीके से निकालना है z का। अब हमने देखना है या तो आप x को z से मिला दो या y को z से मिला दो, क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम ही है हमारे पास है। अगर सेम ना भी आए तब भी हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो आंसर हमने फाइंड कर लिया उसको इससे मिला सकते हैं। चलिए खैर हम इसको ही मिलाते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्स हमारे पास क्या होगी, सम पीपल हैव यानी कि साइन की रेशो बन जाएगी। हम लगाते हैं साइन 45 डिग्री इज़ इक्वल टू
परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेंस, परपेंडिकुलर हमारे पास √3 है और हाइपोटेंस हमारे पास जी है, तो जी लगा देंगे। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमें पता है कि 1/√2 होती है। 1/√2 इज़ इक्वल टू √3/z आ गया। z 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं इसको, तो z इज़ इक्वल टू √3 और √2 आ जाएगा। जब दो वैल्यूज़ √रूट में होती हैं तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो √रूट लगा के 3 2 6 लिख देंगे हम, तो z का आंसर आ गया √6। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने साइड्स निकालना सीखी थी। यहाँ उन्होंने कहा था एक्स वाई जी फाइंड करें, इसमें उन्होंने नाम ए बी सी रख दिए हैं, मतलब उन्होंने ये साइडें हमें फाइंड करने को कही थी। एक साइड दी थी, दो साइडें हमने खुद फाइंड करनी होती थी और एक एंगल दिया होता था, इसको एंगल बोलते हैं। ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है फाइंड द अननोन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। इसमें हमें साइड्स भी फाइंड करनी है, इसमें हमें एंगल्स भी फाइंड करना है। पहले हमें जस्ट साइड्स फाइंड करनी उन्होंने बताई हैं, वो आपको आ गई होंगी। अब हम एंगल्स भी करना सीखते हैं। जब दो साइडें हमें गिवन हों तो हम यहाँ से एंगल ईजिली फाइंड कर लेते हैं। ये एंगल तो हमें पता है 90 डिग्री का ही होता है क्योंकि राइट ट्रायंगल है। ये और ये एंगल फाइंड करना है, तो हम ये एंगल ए फाइंड करते हैं। हम क्या इसकी जब यहाँ और यहाँ मैंने कहा यहाँ हमारे पास अगर हम इसको फाइंड करने लगे हैं ए को, तो ये हमारे पास बेस होगी, ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास हाइपोटेंस होगा। और जब भी परपेंडिकुलर और बेस मिलेंगे हमारे पास tan थीटा की रेशो बनेगी। हम tan मेजर एंगल ए लगाते हैं क्योंकि थीटा तो उन्होंने यहाँ नहीं लिखा हुआ, हम ए लिखा हुआ है तो हम इसको यही लिख देते हैं tan मेजर एंगल ए। ये निशान होता है एंगल का, ठीक हो गया। तो हमें tan मेजर एंगल ए फाइंड करना है। tan हमारे पास किसके इक्वल होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, p/b के, और p हमारे पास है √3 और यहाँ हमारे पास दिया हुआ है √13, ठीक हो गया। हमारे पास √3/√13 है। tan इधर tan होता है, जब tan इधर से इधर आता है तो tan इनवर्स में चेंज हो जाता है। हमारे पास मेजर एंगल ए जो आया वो असल में हम जब इधर से रकम इधर मल्टीप्लाई हो रही थी तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड होगी तो ये 1/10 आएगा, ठीक हो गया। और 1/10 को हम क्या लिखते हैं, tan की जब यहाँ पावर 1 थी, अगर मैं tan को ऊपर ले जाती हूँ तो मैं tan के ऊपर -1 लगा दूँगी, तो इसको tan इनवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, tan इनवर्स। तो मैं इधर से इधर ले आऊँगी, ये आ जाएगा tan इनवर्स। तो √3 को कैलकुलेटर पे लिखना है। √3 इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1.7321, 1.7321। हमने √3 को कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया, हमारे पास वैल्यू आई 1.7321। और इसी तरीके से √13 को सॉल्व किया हमने तो हमारे पास आया 3.6056, ठीक हो गया। आपने ये निकाल लिया। अब आपने इस रकम को इस रकम पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपने उसका tan इनवर्स लेना है। tan इनवर्स कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको भी बताती हूँ। tan इनवर्स इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड किया, हमारे पास आंसर आया 0.4804, ठीक हो गया। अब आपने tan इनवर्स निकालना है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने शिफ्ट को दबाना है ये वाले बटन को और फिर tan को दबा देना है, तो आपके पास tan इनवर्स लिखा जाएगा। शिफ्ट दबा के फिर tan इनवर्स दबाया, tan इनवर्स लिखा गया। इसके आगे आपके पास जो रकम लिखी हुई है 0.4804, 0.4804, फिर आपने इक्वल टू दबा देना है। मतलब tan इनवर्स लिख के शिफ्ट दबा के tan दबाना है, उसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है। वैल्यू लिखने के बाद आपने जब इसका इक्वल टू का बटन दबाया तो आपके पास आ गया 25.659। आपने दो वर्ड्स में इसको अगर राउंड ऑफ करना है तो आपको पता है कि एक वर्ड बढ़ जाता है क्योंकि आगे 9 लिखा हुआ है, तो आप 5 को 6 कर दोगे, तो 25.66 इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास आंसर आया इसका 25.66 डिग्री। इसको डिग्री में लिखेंगे, ठीक है। एंगल जितने भी होते हैं वो सारे डिग्री में आते हैं। मेजर एंगल ए हमारे पास आ गया 25.66 डिग्री। ये 90 का दिया हुआ है। हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल्स की एंगल्स का सम 180 होता है। अगर मैं लिखती हूँ मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी
प्लस मेजर एंगल सी, तो ये 180 के इक्वल आता है। ठीक हो गया। जब हमें दो चीज़ें पता हैं तो दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे, थर्ड निकल आएगी। मेजर एंगल ए हमें पता चल गया कितना है, 25.66 डिग्री, प्लस मेजर एंगल बी हमें पता है 90 डिग्री का है, इसको 90 डिग्री लिख लेते हैं। मेजर एंगल सी वैसे ही लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 25.66 और 90 को आपने ऐड कर देना है और इस साइड पे आपने जाके इसमें से माइनस कर देना है। तो आपने मेजर एंगल सी क्या निकला आपका, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 25.66 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये आया 64.34 डिग्री। आपने 180 में से ये और ये माइनस कर देना है, बाकी आपके पास 64.34 डिग्री बन गया। तो आपके पास मेजर एंगल सी भी निकल आया। तो आप इन एंगल्स को अल्फ़ा बीटा गैमा का नाम भी दे सकते हैं। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, मेजर एंगल सी, क्योंकि उन्होंने इसके कुछ भी नाम नहीं दिए हुए। तो हम अपनी मर्ज़ी से इसका नाम रख सकते हैं या ऐसे ही लिख सकते हैं इसको। तो हमारे पास मेजर एंगल ए भी निकल आया, मेजर एंगल सी भी निकल आया। अब हमने देखना है कि इन दोनों को, तो ये दोनों हमें पता है, ये नहीं पता बी। आप या तो इसको इससे मिला लो, साइन वाली रेशो बेशक बना लो, बेशक इसको इससे मिला के कोस वाली रेशो बना लो, और उससे आपने बी फाइंड कर लेना है। चलें, सम पीपल है, हम साइन वाली रेशो बना लेते हैं। हमारे पास साइन, और साइन के लिए हम एक चीज़ को, हम नीचे वाली को अगर हमने बेस कहा है तो हम मेजर एंगल ए ही यहाँ लिखेंगे। तो साइन मेजर एंगल ए क्या आ गया, 25.66 डिग्री इज़ इक्वल टू हमारे पास परपेंडिकुलर √3 आ गया, और दूसरा एंगल जो था वो बी था हमारे पास, हाइपोटेंस, वो हमने फाइंड करना था। ठीक हो गया। अब बी इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, बी इधर आ गया, और √3 डिवाइडेड बाय साइन 25.66 को हमने फाइंड कर लेना है और यहाँ लिख देंगे। ठीक हो गया। ये हमने साइन 25.5 लिखा, इक्वल टू दबाया, हमारे पास आंसर आया 0.4305। 0.4305। हमने √3 को इस पे डिवाइड कर देना है। अब इसको रेरेज करना है, पहले हमने √3 लिखना है, √3 डिवाइडेड बाय 0.43। तो इसका आंसर आया 4.0 आया था, 4.02 समथिंग जो भी है, लेकिन हम 4 लिखते हुए b इज़ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। आप इस एक और मेथड से भी कर सकते हैं, यानी कि आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा हुआ है, जब दो साइडें दी गई होती हैं तो थर्ड साइड आप फाइंड कर लेते हैं। मैंने इस पे साइन कोस टेन वाली रेशो लगाते हुए फाइंड कर लिया इसको। आप ऐसा करिएगा कि इसको में से ये b जो है हमारे पास हाइपोटेंस है, तो हाइपोटेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो आपने बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना है। √3 का स्क्वायर लोगे और ये √13 का स्क्वायर लोगे तो आपके पास 13 + 3 आ जाएगा, जो कि 16 होता है, और 16 का √ लेंगे तो वो भी 4 ही आएगा। तो इस लिहाज से दोनों आंसर आपके सेम आएंगे। तो आप जिस तरीके से मर्जी कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है उन्होंने हमें, ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। हमारे पास स्क्वायर की साइड्स दी हुई हैं जो कि 60 मीटर लंबी हैं। हमने स्क्वायर किसे कहते हैं, जिसकी चारों साइडें एक जैसी होती हैं। मैंने यहाँ एक स्क्वायर बना लिया, ठीक है, इसी स्क्वायर कहेंगे। अब स्क्वायर बनाने के बाद मैंने सारी साइडों पे 60 मीटर लिख दिया और इसका नाम ABCD रख दिया। अब वो कह रहे हैं फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स। डायगोनल्स किसे कहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ जो टेढ़ी लाइन होती है और यहाँ से यहाँ जो टेढ़ी लाइन होती है, दोनों को हम डायगोनल्स बोलते हैं। तो कह रहे हैं दोनों फाइंड करें। तो हमें पता है अगर स्क्वायर होगा तो जितना डायगोनल AC होगा उतना ही डायगोनल DB भी होगा। तो हमने AC को पहले फाइंड कर लेना है, उसी को हम BD के इक्वल कह देंगे। तो हमने ये एक ट्रायंगल की शक्ल में नज़र आ रही है, ये B और ये B। पहले तो हम इसको फाइंड कर लेंगे AC को। हमें पता है दो साइडें दी हूँ, थर्ड साइड फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर एंगल्स नहीं दिया हुआ तो कोई बात नहीं है, हम इसमें रेशो लगाने के बजाय पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। ये हमें हाइपोटेंस नज़र आ रहा है AC, तो हम क्या करते हैं, AC साइड है तो ऊपर लाइन लाजमी आएगी, हम साइड को शो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
तो ए बी भी हमारे पास 60 है, 60 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी सी भी हमारे पास 60 है, ये भी 60 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, इसको इकट्ठा करें, तो हमारे पास एक 60 का स्क्वायर ये है, एक 60 का स्क्वायर ये है। बजाय इसके कि मैं 60 का स्क्वायर लूँ, फिर इसको 3600 लिखूँ, ये भी 3600 लिखूँ, फिर इसको 7200 लिखूँ, वो मुश्किल में जाऊँ। ज़्यादा बेहतर ये है कि एक 60 का स्क्वायर ये है, एक ये है, मैं इसको लिख सकती हूँ 260 का स्क्वायर। ठीक है, 260 के स्क्वायर हैं, एक ये और एक ये, 1 और 1 2 प्लस हो गया तो 260 का स्क्वायर आ गया। अब ये आंसर आया है हमारे पास ए सी का स्क्वायर का। ठीक हो गया। हमें तो इसका अंडरूट फाइंड करना है, हमें तो ए सी फाइंड करना है, तो हम इसका भी अंडरूट ले लेते हैं। अब अंडरूट जब लेंगे तो अंडरूट 2 के ऊपर अलग हो जाएगा और अंडरूट 60 के स्क्वायर के ऊपर अलग हो जाएगा। ये दो वैल्यूज़ हैं, ये स्क्वायर के साथ अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, 60 रह जाएगा। तो 60 हम अंडरूट से पहले लिख देंगे, 60 अंडरूट 2, क्योंकि इसका अंडरूट तो ख़त्म नहीं हो सकता, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ए सी रह गया। ठीक हो गया। तो ए सी का आंसर आ गया 60 अंडरूट 2। तो अगर ए सी का 60 अंडरूट 2 है ए से सी तक, तो बी से डी भी इक्वल होगा, क्योंकि स्क्वायर्स हैं, बिकॉज इट इज़ स्क्वायर। क्योंकि ये स्क्वायर है तो क्या होगा, सो ए सी इज इक्वल टू बी डी के। ठीक हो गया। दोनों डायगोनल बराबर हैं, तो बी डी भी हमारे पास क्या निकल आएगा, 60 अंडरूट 2। तो यही इसके आंसर्स निकल आए हमारे पास। हमने बी डी और ए सी फाइंड करना था, दोनों हमारे पास फाइंड हो गए। जस्ट हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया। पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या किया कि क्योंकि 2 दफ़ा 60 सेम वैल्यूज़ थी, तो हमने 1 और 1 2 कर ली, 260 का स्क्वायर लिख लिया, 60 का स्क्वायर अंडरूट से कैंसिल हो गया और अंडरूट 2 वैसे ही रह गया, वो वैसे ही साथ लगा दिया। तो जो ए सी निकला वही बी डी है। अच्छा, क्वेश्चन 4 में उन्होंने ट्रायंगल्स नहीं दिया आपको, पहले वो ट्रायंगल्स दे देते थे आपको, आप सॉल्व करते थे। इसमें उन्होंने क्वेश्चन दे दिया है कि मेजर एंगल बी पे 90 डिग्री का है, तो मैंने एक ट्रायंगल ए बी सी खुद से बना ली, बी लिख के उस पर 90 डिग्री लिख दिया। बाकी किसी का नाम भी ए और सी हम लिख सकते हैं। बी का उन्होंने फिक्स बता दिया था 90 डिग्री, बी पे मैंने 90 डिग्री बना लिया। अब वो कह रहे हैं सी पे 60 डिग्री होना चाहिए, सी मैंने यहाँ लिखा था, मैंने यहाँ 60 डिग्री लिख दिया, और उन्होंने सी के सामने वाला स्मॉल सी जो है 3√3 दे दिया है। ए के सामने वाला ए और बी के सामने वाला बी हमने वैसे लिख दिया है। हमें ट्रायंगल सॉल्व करनी है, इसका मतलब ये है कि हमें इसके एंगल्स भी फाइंड करने हैं और इसकी हमें साइड्स भी फाइंड करनी हैं, दोनों चीज़ें फाइंड करनी हैं। मतलब हमें ए और बी की वैल्यू भी फाइंड करनी है और मेजर एंगल ए भी फाइंड करना है। जहाँ हमें 2 एंगल्स दिए हों, थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ हम यही करेंगे, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए की हमारे पास वैल्यू जो दी हुई है वो 90 डिग्री दी हुई है, 90 बी की 90 डिग्री दी हुई है। ए फाइंड करना है, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी 90 डिग्री का दिया हुआ है, प्लस मेजर एंगल सी जो दिया हुआ है वो 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक हो गया। 90 और 60 150 डिग्री होता है। मेजर एंगल ए जो है हमारे पास 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री आ गया, तो वो आ जाएगा 30 डिग्री का। तो मेजर एंगल ए हमारे पास 30 डिग्री निकल आया। ओके, अब हमारे पास 30 डिग्री एक निकल आया। अब आपने ए के लिहाज से इसको बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्स लिख लो, या सी जो उन्होंने दिया हुआ उसके लिहाज से फिर बेस ये बनेगी। अब वो अपनी मर्ज़ी से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 30 को सिलेक्ट करेंगे तो आपने 30 वाले को बेस रख देना है, अगर आप 60 को सिलेक्ट करेंगे तो 60 वाला बेस हो जाएगा। मैं 30 को सिलेक्ट कर रही हूँ, मैं ये बेस रख रही हूँ, ये परपेंडिकुलर रख रही हूँ और हाइपोटेन्स तो यही रहना है। अब हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर मिला के tan थीटा बनता है। मैं tan 30 डिग्री लिखती हूँ, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास आ जाएगा ए और बेस हमारे पास आ गया 3√3। ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3। और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, यहाँ हम tan 30 की वैल्यू लगाएंगे, इज इक्वल टू है ए आ जाएगा। और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3।
तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, ए का आंसर हमारे पास 3 आ गया। ठीक हो गया, ए का आंसर तो हमारे पास आ गया। अब हमने निकालना है बी का। अब आपने इसमें से इसको बी के साथ मिला लेते हैं। तो ये बेस थी, ये हाइपोटेन्स था, तो हमारे पास कौन सी रेशो बनेगी? करली ब्राउन हेयर यानी कि कोस थीटा वाली। तो मैं कोस 30 डिग्री लगाऊंगी इज इक्वल टू 3√3 बाय बी। तो बी इधर चला जाएगा, 3√3 और कोस 30 डिग्री की वैल्यू होती √3/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा और 6 बन जाएगा, 6√3/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया और 6 इसका आंसर आ गया। ये सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं, ये 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 20 सेंटीमीटर में दिए गए हैं, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए का आंसर भी आ गया और बी का आंसर भी आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट दिया हुआ है। इसमें उन्होंने सी की वैल्यू दे दी है, ए और बी एंगल दे दिया है और सी एंगल हमने फाइंड करना है। मेजर एंगल बी हमने क्या करना है, मेजर एंगल ए प्लस बी, मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर एंगल ए हमें दिया है 60 डिग्री का, 60 डिग्री प्लस मेजर एंगल बी 90 डिग्री का दे दिया है, प्लस मेजर एंगल सी हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 और 60 150 डिग्री होते हैं। मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री आ जाएगा। तो 180 में से 150 माइनस किए 30 डिग्री आ गया। तो मेजर एंगल सी जो है हमारे पास 30 डिग्री आ गया। ओके हो गया, तो ये 30 डिग्री आ गया। अब हम 60 डिग्री उन्होंने दिया हुआ था, इसे मैं बेस कह देती हूँ, इसे मैं परपेंडिकुलर कह देती हूँ और ये हाइपोटेन्स हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को रेशोज़ को मिलाते हुए परपेंडिकुलर की वो tan थीटा बना लो। tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू p/b। तो p हमारे पास a है और b हमारे पास 4 है। 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा tan के साथ, 4 tan 60 डिग्री इज इक्वल टू a आ गया। और tan 60 की वैल्यू होती है √3, 4 √3 इज इक्वल टू a। तो हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा 4√3। सिमिलरली हम बी का निकाल लेंगे। बी के लिए हमें क्या करना है, या तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगाना है या इसी तरह रेशो लगा लेते हैं। तो यहाँ रेशो हमारे पास बनेगी बी और ए इसको मिलाते हुए कोस थीटा की। कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू करली ब्राउन हेयर b/h। तो b हमारे पास 4 है और h हमारे पास b है जो हमने फाइंड करना है। ओके हो गया। अब कोस 60 डिग्री की वैल्यू, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 4/√b था। हमने क्या करना है, b को इधर ले जाना है, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, b इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। हाँ जी, और ये सेंटीमीटर्स में वैल्यूज़ दी गई हैं। तो यहाँ सेंटीमीटर और a के साथ भी हमारे पास a का जो आंसर आया था 4√3 सेंटीमीटर। तो ये लिखना आपने नहीं भूलना है, जो यूनिट उन्होंने दिया है वो लाजमी लिखना है और ये 30 डिग्री लिखना है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके आंसर आ गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो गए हैं। आप कंप्लीट करें, क्वेश्चन नंबर 5 हम कल करेंगे।